मॉर्निंग स्टूडेंट्स। उत्तराखंड में आज हमारे पास फ्राइडे को हम डिस्ट्रिक्ट सीरीज डिस्कस करते हैं और इस डिस्कशन में हमारे पास आज जो डिस्ट्रिक्ट है, इस डिस्ट्रिक्ट का नाम है आपका चमोली। ठीक है, चमोली डिस्ट्रिक्ट में हमने मैक्सिमम पार्ट डिस्कस कर लिया है, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा याद दिला देता हूँ आप लोगों को कि चमोली डिस्ट्रिक्ट की फॉर्मेशन हुई थी 1960 में। ठीक है, और 1960 में इस डिस्ट्रिक्ट की फॉर्मेशन होने के बाद फाइनली अगर हम देखते हैं तो इसका एरिया है 8030 स्क्वायर किलोमीटर। उत्तराखंड का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है ये, राइट। और उत्तराखंड का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट होने के साथ साथ अगर मैं देखूं तो इस डिस्ट्रिक्ट में हमारे पास अगर देखते हैं तो पंचबद्री, कंप्लीट पंचबद्री है। ठीक है, पंचप्रयागों में अगर मैं देखता हूं तो पंचप्रयागों में हमारे पास 3 प्रयाग हैं। ठीक है, और केदारों की अगर मैं बात करता हूं तो हमारे पास 2 केदार हैं। ठीक है, अब ये जो हमारे पास चमोली डिस्ट्रिक्ट है, इस चमोली डिस्ट्रिक्ट में हमारे पास एक प्लेस आता है जिसका नाम है पांडुकेश्वर। और पांडुकेश्वर आपको पता होगा कि चमोली डिस्ट्रिक्ट में बद्रीनाथ रूट पे है ना। तो बद्रीनाथ से जब हम बेसिकली जोशीमठ के लिए आते हैं तो हमारे पास एक प्लेस पड़ता है जिसका नाम है पांडुकेश्वर। अप्रोक्स आपका जोशीमठ से 21 किलोमीटर है। ठीक है, और अगर मैं यहाँ से बद्रीनाथ से लेता हूँ तो बद्रीनाथ से आपका 15 से 20 किलोमीटर के आसपास ये प्लेस पड़ता है पांडुकेश्वर। पांडवों के बारे में आपको पता है कि पांडव बेसिकली जब स्वर्ग रोहिणी के लिए मूव कर रहे थे तो कहते हैं कि ये अलकनंदा रिवर के बैंक पर बसे इसी पांडुकेश्वर के थ्रू स्वर्ग रोहिणी की तरफ गए थे। बद्रीनाथ से वो कहाँ गए, फिर माणा होते हुए। ठीक है, उसके बाद भीमपुल से वो आपका सतोपंथ होते हुए कहाँ पहुंच गए, स्वर्ग रोहिणी पहुंच गए। तो कहते हैं कि पांडवों ने अपनी जो वेल्थ थी, अपनी जो संपत्ति थी, अपना जो किंगडम था वो यहाँ पर परीक्षित को सौंप दिया, किंग परीक्षित को। और परीक्षित को देने के बाद वो चले गए। अभी जो पांडुकेश्वर है, इस पांडुकेश्वर में हमारे पास क्या है, यहाँ पे आप एक टेम्पल देख रहे हो, यहाँ पे हमारे पास वासुदेव टेम्पल है। वासुदेव टेम्पल के साथ हमारे पास यहाँ पे कुबेर का टेम्पल है ना। लॉर्ड विष्णु है ना, भगवान बद्री के आपका फ्रेंड है, बहुत अच्छे दोस्त हैं आपका कुबेर। और कुबेर का क्या है, आपका मनी का गॉड, धन का देवता है। तो जब बद्रीनाथ की डोली, बद्रीनाथ की सीट कहाँ आती है, विंटर के टाइम पे जोशीमठ में आती है, नरसिंह टेम्पल में। तो जोशीमठ में वो डायरेक्टली नहीं आती है, नरसिंह टेम्पल में आने से पहले वो कहां पर आती है, पांडुकेश्वर में आती है। और पांडुकेश्वर में वो स्टे करती है एक रात। तो वहां से विष्णु की जो डोली है, बद्री की जो डोली है, वो पहुंच जाती है नरसिंह टेम्पल में। लेकिन कुबेर नेक्स्ट आपका 6 मंथ के लिए विंटर में इसी प्लेस पे रहते हैं, पांडुकेश्वर में। तो ये तो बेसिक इंफॉर्मेशन हो गई, यानी आपका सीधी सी बात है कि यहाँ पे कुबेर भी है और कुबेर के साथ आपका कौन है, उद्धव भी है। तो 3 मंदिर मैंने बता दिया आपको। यहाँ पे हमारे पास वासुदेव मंदिर है, यहाँ पे हमारे पास उद्धव मंदिर है, और यहाँ पे हमारे पास किसका मंदिर है, कुबेर का मंदिर है। साथ में अगर मैं देखता हूँ उत्तराखंड की हिस्ट्री को अगर हम डिस्कस करते हैं तो उत्तराखंड की हिस्ट्री में आपका कुछ किंग्स आते हैं। इनको मैं यहाँ पे नहीं लिखाऊंगा मैं तब जब हम हिस्ट्री में आएंगे। एक का नाम था निम्बरदेव। ठीक है, और एक किंग का नाम था यहाँ पे ललित सूरदेव। ये जो हमारे पास 2 किंग है, ये कार्तिकेयपुर डायनेस्टी के सेकंड फैमिली के 2 इंपॉर्टेंट रूलर्स हैं। कार्तिकेयपुर डायनेस्टी को अगर मैं देखता हूं तो ये वो डायनेस्टी थी जिसकी कैपिटल थी जोशीमठ के साउथ में कार्तिकेयपुर। और इसमें अप्रोक्स 300 साल तक, 300 ईयर्स तक 3 फैमिलीज के 14 रूलर्स ने रूल किया था, जिसमें सेकंड फैमिली में 4 रूलर्स ने रूल किया। उनमें से पहला था हमारे पास निम्बरदेव और हमारे पास थर्ड था ललित सूरदेव। निम्बरदेव का इंस्क्रिप्शन मिला है यहां से हमें, और निम्बरदेव के इंस्क्रिप्शन में एक वर्ड यूज हुआ है जिसका नाम है निम्बरम। ऐसे ही हमें ललित सूरदेव का इंस्क्रिप्शन मिला है। यहाँ पे ललित सूरदेव के 2 मिले हैं कॉपर के इंस्क्रिप्शन। और ललित सूरदेव के जो कॉपर के इंस्क्रिप्शन मिले हैं, इन कॉपर के इंस्क्रिप्शन की अगर हम बात करें तो निम्बरदेव के लिए कुछ वर्ड यूज हुए हैं इसमें। ठीक है, और निम्बरदेव के लिए जो ये वर्ड यूज हुए हैं, इसमें अगर देखें तो एक वर्ड है हमारे पास निम्बरदेव के लिए, जो वो वर्ड है यहाँ पर गरुड़ भद्र। क्या नाम है, गरुड़ भद्र। गरुड़ भद्र के साथ अगर मैं देखता हूं तो एक और नाम जो देखिएगा यहाँ पे, वो एक्चुअली एक टाइटल है बहुत बड़ा, वराह अवतार। आपने नाम सुना था, भगवान विष्णु ने वराह अवतार लिया था। तो भगवान वराह अवतार को आपका रिप्रेजेंट करता है, और वो वर्ड लिखा है कालिक कलंक पंक में मग्न धरती का उद्धारक। क्या नाम लिखा है, कालिक कलंक पंक में मग्न धरती का उद्धारक। यानी यहाँ पर ललित सूरदेव वो किंग था जो खुद को क्या कर रहा था, भगवान विष्णु का प्रतिनिधि बता रहा था। ठीक है, इन्होंने बेसिकली आपका जो डायनेस्टी थी, ये कार्तिकेयपुर डायनेस्टी, इन्होंने खुद को डिवाइन ओरिजिन से जोड़ दिया था।
यानी दैवीय उत्पत्ति के सिद्धांत से जोड़ दिया था। जब आप इंडियन हिस्ट्री पढ़ते हो तो इंडियन हिस्ट्री में एक किंग का नाम पढ़ते हैं हम सल्तनत में, जिसका नाम बलबन है। बलबन ने खुद को जिले इलाही कहा था। उसी तरह से इन्होंने भी आपका जो है कहीं ना कहीं विष्णु से अपने आप को रिप्रेजेंट किया, विष्णु के प्रतिनिधि बनकर इन्होंने रूल किया। तो ये हमारे पास पांडुकेश्वर है, ये आपका पांडुकेश्वर का मंदिर है। पांडुकेश्वर में मैंने पहले आपको बताया था कि बद्री भी है हमारे पास, ठीक है। यहाँ पे कौन सा बद्री है पांडुकेश्वर में? योग ध्यान बद्री है, ठीक है। पंचबद्री में से एक बद्री, वो मैं पहले पढ़ा चुका हूँ। अब यहाँ से पांडुकेश्वर से आओ नेक्स्ट पे, ये हमारे पास प्लेस है गोविंद घाट। हम जब रिवर सिस्टम डिस्कस कर रहे थे उत्तराखंड का, तो इस रिवर सिस्टम में मैंने आपको गोविंद घाट के बारे में बताया होगा, ठीक है। गोविंद घाट जो ये प्लेस है, इस गोविंद घाट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपने नाम सुना होगा सिखों के 10th गुरु का, जिनका नाम था गुरु गोविंद सिंह। तो गुरु गोविंद सिंह विजिटेड दिस प्लेस, और गुरु गोविंद सिंह ने जब इस प्लेस को विजिट किया, तो इस प्लेस को विजिट करने के बाद फिर यहाँ से इन्होंने मूव किया कहाँ के लिए? हेमकुंड साहिब के लिए। तो जब मैंने रिवर सिस्टम डिस्कस किया था आपसे, तो मैंने आपसे कहा था कि गोविंद घाट वो प्लेस है जहाँ पे दो रिवर्स का कॉन्फ्रेंस होता है, दो नदियों का संगम होता है। एक हमारे पास अलकनंदा आती है और एक आपका आती है लक्ष्मण गंगा। तो लक्ष्मण गंगा और अलकनंदा का कॉन्फ्रेंस हो रहा है गोविंद घाट में, और इसी गोविंद घाट से फिर हम आपका कहाँ जाते हैं? घांगरिया की तरफ। और घांगरिया आपका वो प्लेस था जहां से फूलों की घाटी के लिए और हेमकुंड साहिब के लिए अलग अलग रास्ते लगते हैं। और घांगरिया में एक नदी आई थी जिसका नाम था पुष्पावती, जो द वैली ऑफ फ्लावर्स से निकलती है, ठीक है। और हेमकुंड से कौन सी निकल रही थी? लक्ष्मण गंगा निकल रही थी, दोनों का कॉन्फ्रेंस हुआ। ये सारा हमने रिवर सिस्टम में डिस्कस कर लिया है। तो मेरा कहने का मतलब है कि गोविंद घाट आपका एक ऐसा प्लेस है जहां से आपका रूट स्टार्ट होता है किसका? घांगरिया का। और घांगरिया के थ्रू आप कहां जाते हो? या तो फूलों की घाटी जाते हो या फिर हेमकुंड साहिब जाते हो, ठीक है। ये एक पार्ट और हुआ यहाँ पर। ये आपका बेसिक बोर्ड है, आप देख सकते हो। घांगरिया 13 किलोमीटर, फूलों की घाटी 17 किलोमीटर, हेमकुंड साहिब 19 किलोमीटर, राइट। ये बोर्ड वहीं का। इसके बाद और आ गया हम आते हैं आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट वैली पे। द नेम ऑफ द वैली इज वैली ऑफ फ्लावर्स, फूलों की घाटी। लेकिन बच्चों, फूलों की घाटी तो इसको हम आज कह रहे हैं, हमारे लिटरेचर में इसको फूलों की घाटी नहीं कहा था, ठीक है। हमारे जो आपके क्या है यहाँ पे पुराणाज है, पुराणाज में आपका लिटरेचर में हमने ये नहीं कहा कि ये द वैली ऑफ फ्लावर्स है या फूलों की घाटी है। वहां पे इसके लिए अलग अलग नाम यूज होते थे। यहाँ तो हमारे पास एक 1931 में ब्रिटिशर आता है जो बेसिकली क्या कर रहा है, यहाँ पे ट्रेवल कर रहा है। ट्रेवल करते हुए कॉमेट माउंटेन पे जाता है। कॉमेट माउंटेन से क्या करता है, जब रास्ता भटक जाता है तो एक वैली को देखता है, उसको द वैली फ्लावर्स कह रहा है। तो हमें इनिशियल फेज में अगर देखना है तो हम कहते हैं कि इस द वैली ऑफ फ्लावर्स का जो फाउंडर था वो हमारे पास एक ब्रिटिशर था जिसका नाम था आपका फ्रैंक स्मिथ या फ्रैंक स्माइथ। और ये फ्रैंक स्मिथ अकेला नहीं था, इसके साथ दो इसके और दोस्त थे। एक में था आपका R.L. होर्ड्सवर्थ, ठीक है, और एक था एरिक शिप्टन। 1931 में ठीक है, 1931 में आपको पता है एक तो फ्रैंक स्मिथ हो गया, ठीक है, होर्ड्सवर्थ हो गया, R.L. होर्ड्सवर्थ हो गया, और एक आपका शिप्टन हो गया। इन्होंने 1931 में कॉमेट माउंटेन को आपका क्लाइम करने का प्रोग्राम बनाया, असेंड करने का प्रोग्राम बनाया, चढ़े भी। और चढ़ने के बाद जब बेसिकली सक्सेसफुली उन्होंने क्या कर लिया, अपना जो भी आपका उनका एक पॉइंट उन्होंने फिक्स किया था कि यहाँ तक हमें चढ़ना है, तो उसके बाद बेसिकली मूव जब करते हैं तो रास्ता भटक जाता है। जब रास्ता भटके तो उनको ये वैली दिखाई दी, ठीक है। और इसी वैली से, द वैली ऑफ फ्लावर से, इस फ्रैंक स्मिथ ने अप्रोक्स 250 प्लस फ्लावर्स की स्पीसीज को कलेक्ट किया। और इन 250 फूलों के किस्मों को अपने साथ एक कहां ले गया? ब्रिटेन ले गया। और ब्रिटेन ले जाने के बाद 1937 में फिर आता है वापस। और 1937 में फिर वापस आने के बाद कुछ और फ्लावर्स की स्पीसीज जाके लेके जाता है और एक बुक लिखता है जिसका नाम था द वैली ऑफ फ्लावर्स। और 1938 में ये बुक पब्लिश हुई। 1938 में ये बुक पब्लिश हुई द वैली ऑफ फ्लावर्स के नाम से। और इसी वैली ऑफ फ्लावर्स में इस प्लेस को हेवन कहा गया था फ्लावर्स का। इस बुक को बेसिकली अब जब पब्लिश हुई तो बहुत ज्यादा फेमस हुई। इसके फेमस होने के बाद मैंने आपको शायद पहले भी बताया होगा, जब मैंने वैली ऑफ फ्लावर आपको क्या बताया था, बुग्याल बताया था। तो 4 जुलाई 1939 को ब्रिटेन की एक आपका क्यू बॉटनिकल गार्डन लंदन की साइंटिस्ट थी, ठीक है, जिसका नाम था मार्गरेट लीज, ठीक है। वो अपने ग्रुप के साथ फ्लावर्स की जब स्टडी कर रही थी यहाँ पे, तो शी स्लिप्ड अवे फ्रॉम अ माउंटेन, जिसकी वजह से उसकी डेथ हो गई और उसकी कब्र वहीं बन गई। उसकी बहन आई थी उसको दफनाने यहाँ पर, राइट। तो ये जो फूलों की घाटी है, ये तो हमने वो बताया जो हमें करंट सिनेरियो पता है। लेकिन थोड़ा पीछे चलते हैं
क्यों? क्योंकि ये जो फूलों की घाटी है, इस फूलों की घाटी को हम कहते हैं कि जो हमारे पास एक रिवर है जिसका नाम मैंने क्या बताया, पुष्पावती, उस पुष्पावती रिवर से ये आपका डिवाइडेड है। तो पुष्पावती रिवर आपका बेसिकली क्या कर रही है, यहाँ पे घाटी है और इस पुष्पावती रिवर घाटी में आपका फ्लावर्स की कई किस्में आ गई, लगभग 3000 प्लस फ्लावर्स की स्पीसीज है यहाँ पे, फूलों की किस्में हैं। अब यहाँ पे इसके लिए एक वर्ड यूज होता है जिसका नाम है बिस्टोली खर्क, यानी जहरीला चारागाह। ठीक है, पॉइजनस गार्डन भी कहते हैं इसको, क्योंकि 3000 फ्लावर्स की जब स्मेल आएगी, वो फ्रेग्रेंस आपका सांस नहीं ले पाते हम लोग। तो जहरीला गार्डन के नाम से भी फेमस है, बिस्टोली खर के नाम से फेमस है। जब बद्रीनाथ हम जाते हैं तो बद्रीनाथ में हमने कहा था हमारे पास एक पर्वत है नर और एक है आपका नर नारायण, ठीक है, और एक है गंधमादन। तो बद्रीनाथ की तरफ से हमारे पास नारायण पर्वत, ठीक है, फिर बद्रीनाथ के दूसरी तरफ हमारे पास कौन सा पर्वत, नर पर्वत, और फिर नर पर्वत के बाद हमारे पास पुष्पावती नदी, और पुष्पावती नदी के बाद आपका कौन सा, गंधमादन पर्वत। तो मीन्स आपका ये कहां पर है, ये हमारे पास नारायण नर पर्वत और गंधमादन पर्वत के बीच में जो वैली है, कौन सी वैली, ये आपका पुष्पावती रिवर वैली, उसमें आपका दिखाई देता है। पुष्प रसा के नाम से फेमस है, बैकुंठ के नाम से फेमस है, ऐसे कई सारे नाम है। लेकिन मुझे एक राइटर का नाम लाना है यहाँ पे जिसका नाम है आपका कालिदास। कालिदास ने एक बुक लिखी थी मेघदूत। इस मेघदूत के कुछ अंश कालिदास ने कहां पे लिखे थे, कोटद्वार में एक प्लेस है कण्वाश्रम, ठीक है। तो मेघदूत जो बुक है ना कालिदास की, उसमें इसके लिए अलकापुरी नाम दिया गया है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता हो, ठीक है, कि किसके अकॉर्डिंग या किस राइटर के अकॉर्डिंग या किस बुक के अकॉर्डिंग इस घाटी को, इस वैली को अलकापुरी कहा जाता है, किसके अकॉर्डिंग कहा जाता है, मेघदूत के अकॉर्डिंग। राइटर कौन है, कालिदास। कालिदास का बर्थ कहां हुआ था, कहां हुआ था, हाँ भाई रौनक, कहां हुआ था, कविल्टा। और कविल्टा कहां है, रुद्रप्रयाग में, ठीक है। कालीमठ है ना, कालीमठ से आगे जाके कविल्टा पड़ता है, वहां बर्थ हुआ था, ठीक है। तो ये कालिदास की बुक में हमने मेघदूत में अलकापुरी का। साथ में महाभारत रामायण का नाम सुना ही होगा आपने। महाभारत और रामायण में इसको नंदन कानन के नाम से डिस्क्राइब किया है, ठीक है, नंदन कानन के नाम से डिस्क्राइब किया है। इसके अलावा मैंने कहा पुष्प रसा, बैकुंठ जैसे कई सारे अन्य नाम हैं जो इस घाटी के लिए दिए जाते हैं। कई तरह के फ्लावर्स हैं यहाँ पर, कई तरह के फ्लावर्स होंगे तो कई तरह की बटरफ्लाईज, तितलियों की आपका प्रजातियां होंगी, ठीक है। उसके साथ साथ आपका हमारे पास स्टेट एनिमल बहुत दिखाई देगा यहाँ पे, बर्ड्स की आपका कई सारी वैरायटीज दिखाई देंगी, हिमालयन मोनाल इसमें आपका होगा। तो ये हमारे पास क्या है, द वैली ऑफ फ्लावर्स का एक पार्ट हो गया, ठीक है। ये कुछ पिक्चर्स हैं। इसी से आपका आ गया हो हेमकुंड साहिब, ठीक है। हेमकुंड साहिब की अगर मैं बात करता हूं तो आपको पता होगा कि हेमकुंड साहिब पहले तो आपका क्या है, हमारे पास एक झील है, ठीक है। और ये हेमकुंड साहिब जो झील है, ये बेसिकली अगर हम देखते हैं तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि 7 पर्वतों से घिरी हुई है। तो 7 माउंटेन से सराउंडेड ये जो हमारे पास झील है हेमकुंड झील, इस हेमकुंड झील के चारों तरफ क्या है, आपका बर्फ के पहाड़ है, जिनसे आपका बर्फ मेल्ट हो रही है, फिर आपका झील का निर्माण हो रहा है। अब यहीं से बच्चों एक नदी निकलती है जिसको आज तो हम लक्ष्मण गंगा कह रहे हैं, लेकिन हमारे पास जो लिटरेचर है पुराने, उसमें इसको हेमगंगा या हिमगंगा के नाम से भी डिस्क्राइब किया है, ठीक है। तो हेमकुंड साहिब झील की अगर मैं बात करता हूं तो पहला क्वेश्चन आता है कि कितने माउंटेन से सराउंडेड है, 7 पर्वतों से घिरी हुई है। और इस हेमकुंड में अब हमने कहा कि कौन सी नदी निकली यहां से, लक्ष्मण गंगा। किसकी सहायक नदी है ये, अलकनंदा की। कहां पे मिलती है, गोविंद घाट में। इसकी एक सहायक नदी है कौन सी, वही जो हमने ऊपर पढ़ी थी, पुष्पावती, घांगरिया के पास मिलती है। यहां तक आ गए। अब ये जो प्लेस है, इस प्लेस के बारे में कहते हैं कि बहुत पुराना प्राचीन मंदिर है यहाँ पे, किसका, लक्ष्मण जी का, है। लक्ष्मण का टाइम कब है, आप सोच सकते हो कि रामायण जब हुई होगी तब की बात है ना। तो ये तो बहुत पुराना छोटा सा मंदिर हो गया। लेकिन अब हम सिखों के एक गुरु, जिनको हम कहते हैं गुरु गोविंद सिंह, सिखों के 10वें गुरु थे, ही विजिट दिस प्लेस। उन्होंने इस प्लेस को विजिट किया और कहते हैं कि यहाँ पे इन्होंने बेसिकली क्या की, आपका उपासना की, यहाँ पे आपका क्या की, इन्होंने वर्शिप की, ठीक है। और उसी के बाद आपका ये प्लेस जो है बेसिकली अब सिखों का भी एक आपका क्या बन गया, श्राइन बन गया, सिखों का एक धाम बन गया, सिखों का एक गुरुद्वारा बना 1935 के आसपास यहाँ पर। और इसी सिखों के गुरुद्वारे में आज आपका हेमकुंड साहिब में लोग यात्रा करते हैं, ठीक है। तो गुरुद्वारा है यहाँ पर, ये ध्यान रखना है। नदी का नाम लक्ष्मण गंगा जरूर है, लेकिन इसको पुराणों में हमारे जो लिटरेचर है उसमें हिमगंगा या हेमगंगा के नाम से भी डिस्क्राइब किया हुआ है, राइट। नेक्स्ट आओ, जोशीमठ का नाम भी सुना होगा आपने, है ना, बहुत फेमस प्लेस है जोशीमठ। और ये जोशीमठ बेसिकली वो प्लेस है जिसको हम कहते हैं वे टू
बद्रीनाथ, अ वे टू गोविंद घाट, अ वे टू फूलों की घाटी, अ वे टू हेमकुंड साहिब। यानी ये वो प्लेस है जहां से आप कहाँ जाते हो, फूलों की घाटी जाते हो, जहां से आप हेमकुंड साहिब जाते हो, जहां से आप बद्रीनाथ जाते हो, यहां तक कि जहां से आप बाबा बर्फानी जाते हो। अब बाबा बर्फानी का नाम नहीं सुना होगा तुमने, है ना। एक तो हमारे पास अमरनाथ में है शिवलिंग, ठीक है, जो आपका किसका बना है, प्राकृतिक शिवलिंग है, और किससे बनता है वो, पानी की बूंदों के टपकने के बाद बर्फ बनती है वो, उससे जमता है। उसी तरह से उत्तराखंड में भी हमारे पास बाबा बर्फानी है। कभी मैं बताता हूँ उसको, लेकिन उससे पहले मैं आपको जोशीमठ के बारे में बताता हूँ। जोशीमठ का जो प्राचीन नाम है, जो ओल्ड नेम है बच्चों, वो है योशी। ठीक है, हमारे जो पुराण है, हमारे जो लिटरेचर है, उनमें जोशीमठ के लिए एक नाम दिया गया योशी। ठीक है, तो मैंने कहा फूलों की घाटी का मार्ग है, बद्रीनाथ का मार्ग है, द वैली ऑफ फ्लावर्स के साथ साथ आपका क्या है, हेमकुंड साहिब का मार्ग है। और अगर मैं कहूं तो हम क्या कर सकते हैं, बाबा बर्फानी की बात करते हैं, बाबा बर्फानी का मार्ग है। नीति, मलारी, आपने नाम सुना होगा, सारे विलेज आपका यहीं से निकलते हैं रास्ते। अब ये जो आपका हमारे पास प्लेस है, इस प्लेस को अगर मैं देखूंगा तो इस प्लेस के बारे में कहते हैं कि इस प्लेस में आदिगुरु शंकराचार्य ने क्या बनाया था, ज्योतिर्मठ बनाया था। ठीक है, क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, कि आदिगुरु शंकराचार्य ने ज्योतिर्मठ कहाँ पे बनाया था, यानी शंकराचार्य मठ कहाँ पर बनाया था, जोशीमठ में बनवाया था। आपको पता होगा कि जब हम किसकी बात करते हैं, 8th सेंचुरी की बात करते हैं, तो हिंदुओं में बेसिकली क्या हो रहा था, डिग्रेडेशन हो रहा था, हिंदुओं का कन्वर्जन ज्यादा हो रहा था, बुद्धिज्म आपका एक्सेप्ट कर रहे थे हम लोग। तो हिंदू धर्म को बचाने के लिए, उसके पुनरुत्थान के लिए, ठीक है, उसको आपका कहीं ना कहीं रिस्टैब्लिश करने के लिए आदिगुरु शंकराचार्य केरल से कहा है, उत्तराखंड आए, नॉर्थ में आए, और उन्होंने कई सारे टेम्पल्स बनाए। राइट, तो उन्हीं टेम्पल्स में से जैसे हम किसकी बात करते हैं, रघुनाथ मंदिर की बात करते हैं, देवप्रयाग की। तो ऐसे कई सारे टेम्पल्स है जो उन्होंने बनवाए। तो कहते हैं कि यहाँ पे फिर आपका जो है नरसिंह मंदिर भी है, भगवान विष्णु का मंदिर है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ तो नरसिंह मंदिर के लेके बात करते हैं कुछ लोग की, नरसिंह मंदिर की फॉर्मेशन आपका आदिगुरु शंकराचार्य ने बनाई, शंकराचार्य ने की। लेकिन इस स्ट्रक्चर को बेटर करने का, बड़ा करने का जो क्रेडिट मिलता है, वो हमारे पास एक पर्सन को मिलता है जिसका नाम था बसंत देव। बसंत देव, कई जगह इसको लिखा होगा वासुदेव। ठीक है, कई जगह लिखा होगा वसंत देव। ये कौन था, कार्तिकेयपुर डायनेस्टी का फाउंडर था, है ना। कार्तिकेयपुर डायनेस्टी जो थी, जिसको हम बाद में कत्यूरी कहते हैं, जब कैपिटल शिफ्ट हो जाती है, तो कार्तिकेयपुर डायनेस्टी का जो फाउंडर था, कार्तिकेयपुर राजवंश का जो फाउंडर था, वो कौन था, बसंत देव था। और इसी बसंत देव ने इस नरसिंह मंदिर को बनवाया था। आज भी बद्रीनाथ की जो सीट है, विंटर सीट है, वो इसी नरसिंह मंदिर में रहती है, आपको पता होगा। ठीक है, दूसरी कंडीशन की अगर मैं बात करता हूं, तो ये जो प्लेस है, ठीक है, जो 4 मठ है, उन 4 मठों में से जोशीमठ एक प्लेस है, ये तो ध्यान रखना ही है। दूसरी कंडीशन, जब हमने उत्तराखंड का कल्चर पढ़ा होगा, तो उत्तराखंड के कल्चर में मैंने आपको एक प्लेस का नाम बताया था। ठीक है, प्लेस का क्या नाम बताया था, एक मैंने ओकेजन बताया था आपको, रम्माण का बताया था। तो रम्माण जो है, रम्माण बेसिकली आपका कब होता है, अप्रैल के मंथ में होता है। और रम्माण में हम क्या यूज करते हैं, वहां पे वुडन मास्क यूज करते हैं। ठीक है, और ये उत्तराखंड की बेसिकली यूनेस्को में एक धरोहर भी है। 2009 में 2 अक्टूबर को आबू धाबी में उत्तराखंड का जो बेसिकली एक हमारे पास क्या था, ये एक, इसको कह सकते हो आप कि ड्रामा है, जिसको कहीं ना कहीं क्या मिला, वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आपका जगह मिली। तो इस रम्माण के जो आपका बेसिकली स्टार्टिंग का फेज है, उस स्टार्टिंग के फेज में नरसिंह देवता का भी रोल है। क्यों, क्योंकि सलुड़ और सेलंग जो गांव है इसके पास, ठीक है, सलुड़ गांव का और सेलंग गांव का जो हमारे पास कौन है, वहां पे भूम्याल देवता है। उस भूम्याल देवता के साथ किसकी वर्शिप होती है, इस नरसिंह की भी वर्शिप होती है। ठीक है, इस नरसिंह को लेके अगर मैं बात करूं, तो हमने कहा कि हमारे पास जो स्कंद पुराण है, या हमारे पास जो लिटरेचर है, वो लिटरेचर ये कह रहा है कि यहाँ पे नरसिंह की जो आपका मूर्ति है, जो आइडल है, उसका जो लेफ्ट आर्म है, वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, पतला हो रहा है ना। हो सकता है कि कुछ टाइम के बाद गिर भी जाए। तो जब वो गिरेगा, तो इसका मतलब है आपका घोर कलयुग का आना, बद्रीनाथ जा नहीं पाओगे, तो बद्री के दर्शन कहाँ करोगे, भविष्य बद्री में करोगे। ये वही मंदिर है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। जोशीमठ से अगर मैं और आगे देखूं, तो जोशीमठ से हम आगे नेक्स्ट प्लेस जिसको ला रहा हूं मैं, वो आपका जोशीमठ से ही ऊपर है हमारे पास, आपने नाम सुना होगा औली का, नाम सुना है। ठीक है, ये आपका वो नरसिंह मंदिर है हमारे पास जोशीमठ का। ठीक है, जहाँ पे हम कह रहे हैं कि किसने बनवाया था, ये बसंत देव ने। लेकिन ये जो स्ट्रक्चर है, अब गवर्नमेंट ने इसको बेसिकली क्या क्या रिकंस्ट्रक्ट करवाया है, कत्यूरी स्टाइल ऑफ टेम्पल है, देख सकते हो आप। नेक्स्ट आओ, औली का नाम सुना होगा आपने, बहुत फेमस प्लेस है औली, है ना। और औली की अगर मैं बात करता हूँ बच्चों, तो जो औली है, औली
जो प्लेस है, इस प्लेस को हम कहते हैं कि उत्तराखंड में ये प्लेस आपका एडवेंचरस स्पोर्ट्स के लिए, साहसिक पर्यटन के लिए फेमस है। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे बेसिकली हमारे पास क्या एक ग्रासलैंड डेवलप हुआ है, ये वाला। ये जो ग्रासलैंड है, ये ग्रासलैंड आपका बुग्याल है, और ये बुग्याल भी तो है। तो इस ग्रासलैंड में जब स्नोफॉल होता है तो उसकी वजह से क्या हो जाता है, हमारे पास एक स्लोपी लैंड डेवलप होती है, जिसमें हम बेसिकली स्कीइंग वगैरह को प्रमोट करने का काम करते हैं, राइट। तो अब इसी औली में हमें अगर देखना है तो मैंने कहा उत्तराखंड का सबसे पहली बात, जोशीमठ से लगभग ये जो प्लेस है 14 किलोमीटर के आसपास पड़ता है। और जोशीमठ से 14 किलोमीटर ऊपर जो ये प्लेस है, इस प्लेस जाने के लिए दो तरीके हैं, एक तो आप बाय रोड जा सकते हो, एक आपका रोपवे के थ्रू जा सकते हो। ये जो औली है, इस औली को मैं कह रहा हूँ एडवेंचर स्पोर्ट्स के लिए फेमस है, साहसिक पर्यटन के लिए फेमस है, तो डेफिनेटली गवर्नमेंट ने भी प्रमोशन दिया होगा। ठीक है, इसमें सैफ गेम्स भी हुए थे, आपको पता होगा 1981 में। ठीक है, साथ साथ में अगर मैं देखता हूँ तो औली में 2011 में हमारे पास जो सैफ इंटर गेम्स हुए, इसमें भी आपका कहीं ना कहीं पार्टिसिपेशन होने की वजह से इसको वर्ल्ड फेम मिल गई। इसके बाद अगर मैं और आगे आता हूं तो औली जाने के लिए हमने कहा एक रोपवे कंस्ट्रक्ट हुआ है। ठीक है, जो जिग जैग आपका टेक्निक से बना हुआ है, और जिग जैग टेक्निक से बना हुआ है जो रोपवे है, इस रोपवे को अगर देखूं तो इसकी जो हमारे पास लेंथ निकल के आ रही है वो है आपका 4.15 किलोमीटर्स। ठीक है, कितनी है? 4.15 किलोमीटर्स। ठीक है, अब ये जो रोपवे है, ये रोपवे आपका बना कब? ये रोपवे बन के तैयार हुआ था 1993 में, लेकिन उससे 10 माइनस कर दो, यानी अब आप कहां चले जाओ, 1983 में चले जाओ। और 1983 में हमारे पास पीएम कौन थी? हमारी इंदिरा गांधी। तो इंदिरा गांधी ने यहाँ पे बेसिकली आपका क्या किया था, यहाँ पे इनॉग्रेशन किया था। मीन्स आपका ये जो प्रोजेक्ट था, इस प्रोजेक्ट को एक्सेप्टेंस किसने दिया था? इंदिरा गांधी ने दिया था। और इंदिरा गांधी के जाने के 10 साल के बाद ये बन के तैयार हुआ है 1993 में, और 1993 से कंटिन्यूअसली आपका ये आज भी आपका क्या कर रहा है, रोप पे काम कर रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास एक पार्ट हो गया। इसी से ऊपर अगर हम देखते हैं बच्चों, तो इससे ऊपर फिर आपको पता होगा कि हमारे पास गोरसों बुग्याल है, 1.5 किलोमीटर 1 किलोमीटर ऊपर। इसी से ऊपर हमारे पास क्वारी बुग्याल है, उसी से फिर आपका तपोवन का रास्ता जाता है नीचे। ठीक है, कई सारे आपके मंदिर निकल के आते हैं इससे ऊपर साइड में रास्ते जाते हुए। ठीक है, यहीं से मैं आगे आऊंगा तो यहां से हम आते हैं उस प्लेस पे जिसको हम उत्तराखंड का बाबा बर्फानी कहते हैं। बाबा बर्फानी का मतलब है, आप देख सकते हो, ठीक है, ये हमारे पास एक ऐसा आपका जो है गुफा मंदिर है, या एक गुफा शिवलिंग है, जहां पे क्या होता है, पहाड़ से पानी टपक रहा है, उस पानी के टपकने की वजह से ठंडा इतना है, सर्दियों में बनता है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या है, प्राकृतिक शिवलिंग का निर्माण होता है। तो प्राकृतिक शिवलिंग का निर्माण होता है, तो जो लोग अमरनाथ नहीं जा पा रहे हैं, वो लोग क्या करते हैं, बाबा बर्फानी की, अमरनाथ की पूजा कहाँ पे कर रहे हैं, इसी प्लेस पे करते हैं। और इस प्लेस का नाम है टिम्बर सैंड। ठीक है, टिम्बर सैंड गुफा के नाम से फेमस है। तो देख सकते हो आपका कि नीति गांव का नाम सुना है? नीति गांव से लगभग 1 किलोमीटर पहले पड़ती है ये टिम्बर सैंड गुफा। ठीक है, और इस टिम्बर सैंड में जो प्राकृतिक गुफा है, इसमें पानी के टपकने की वजह से एक शिवलिंग का निर्माण होता है। स्थानीय भाषा में इसको हम क्या कहते हैं, बाबा बर्फानी के नाम से बुलाते हैं। तो क्वेश्चन हो सकता है कि ये पूछते कि उत्तराखंड में अमरनाथ की तर्ज पर बना हुआ प्राकृतिक शिवलिंग कौन सा है? कौन सा है? टिम्बर सैंड। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। आगे आओ, चेनाब वैली, ये शायद मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। ठीक है, चेनाब वैली की अगर मैं बात करता हूं तो हम इसको कहते हैं अनएक्सप्लोर्ड डायमंड ऑफ उत्तराखंड। उत्तराखंड का आपका एक ऐसा आपका जो है डायमंड, जो अभी हम लोगों की नजर में नहीं आया, लेकिन पेपर में तो दिख रहा है, हमें किताबों में दिख रहा है, लिटरेचर में दिख रहा है। ठीक है, और ये जो चेनाब वैली है, इस चेनाब वैली को देखो, चेनाब वैली से ज्यादा आपने नाम सुना होता है फूलों की घाटी का। तो फूलों की घाटी को तो एक ब्रिटिशर आपका डेवलप करके चला गया, उसको फेमस करके चला गया, लेकिन चेनाब वैली पे किसी ने किताब नहीं लिखी, शायद ये भी फेमस हो जाती। फूलों की घाटी से बेटर प्लेस है ये। तो यहाँ पे आपका क्या हो गई, चेनाब लेक आ गई, पहले तो झील आ गई। इसी चेनाब झील के साथ बच्चों यहाँ पे एक वैली डेवलप हुई है, और इस वैली के बारे में कहते हैं कि इसमें भी लगभग आपका देखो फ्लावर्स तो वहां पे ज्यादा है, द वैली ऑफ फ्लावर्स में, लेकिन ब्यूटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये आपका टक्कर देती है किसको, द वैली ऑफ फ्लावर्स को। कहते हैं कि इस चेनाब वैली में हमारे पास जो फूल है ना, फूलों की क्यारियां बनी हुई हैं, और ये हम लोगों ने नहीं बनाई है, ये नेचुरल आपका क्यारीज है। ठीक है, यानी सीरीज में आपका जो है फ्लावर्स की अलग अलग किस्में दिखती हैं यहाँ पे। बहुत इंपॉर्टेंट आपका जो है हमारे पास ये प्लेस है, चेनाब वैली, चेनाब घाटी। ठीक है, आपने पहले प्रयाग का नाम सुना है, विष्णु प्रयाग, उसी विष्णु प्रयाग के पास से इसका रूट कटता है। आगे आओ, देवग्राम। अभी जो देवग्राम है, एक्चुअली बच्चों देवग्राम अगर हम कहें तो ये ना लिटरेचर में हमें मिलता है गांव का नाम, देवग्राम। देवग्राम आपको पता है कि विश्वकर्मा का नाम सुना है आपने, कौन थे?
विश्वकर्मा वो पर्सन था जो भगवान कहते हैं कि एक वास्तुकार था, ठीक है, एक आर्किटेक्ट था जो बेसिकली देवताओं के लिए आपका क्या बनाता था, स्ट्रक्चर्स खड़े करता था, उनके मंदिर बनाता था, उनके घर बनाता था, या देवताओं का आपका जो है आर्किटेक्ट कह सकते हो, कौन था, विश्वकर्मा था। तो कहते हैं कि ये जो देवग्राम था, इस देवग्राम को नाम से ही पता चल रहा है कि आपका हमारे जो डिटीज हैं, हमारे जो गॉड्स हैं, उनका विलेज हुआ करता था, सारे देवता इस गांव में रहते थे, ऐसे कहते हैं पहले, ठीक है। और इस देवग्राम को कंस्ट्रक्ट करने वाला जो पर्सन था वो कौन था, वो हमारे पास विश्वकर्मा था। भगवान बद्रीनाथ का जो प्रसाद है ना, कहते हैं कि एक टाइम पे हमारे पास इसी प्लेस से बन के जाता था, ठीक है। पुराणों में लिखा है कि उत्तराखंड का ये देवग्राम वो गांव है जो देवताओं का गांव था, और भगवान बद्रीनाथ का जो भोग लगता था रोज, प्रसाद बनता था रोज, वो इसी गांव से जाता था। नेक्स्ट हमारे पास एक मंदिर है जिसका नाम है फ्यूला नारायण मंदिर। अभी जो फ्यूला नारायण मंदिर है, इसकी अगर मैं बात करता हूं तो सबसे पहली बात, ये मंदिर साल में केवल एक दिन खुलता है, ठीक है। ये आपका कब खुलता है, आपका संक्रांति के दिन, सावन का जो महीना होता है, शिव जी का जो महीना होता है, उसकी जो आपका संक्रांति होती है, उस संक्रांति के दिन एक दिन के लिए खुलता है। अब एक दिन के लिए ये फ्यूला नारायण का जो मंदिर खुल रहा है, उसके बाद अगर हम देखते हैं, ठीक है, तो देख सकते हो कि लगभग लगभग आपका फिर बंद हो जाता है। ये जो मंदिर है, इस मंदिर के बारे में आपका जो है, फ्योली के फूल की स्टोरी सुनी है आपने, है ना। कुछ लोग फ्योली के फूल से भी जोड़ते हैं इसको। उत्तराखंड में फ्योली का फूल बेसिकली जब हम बसंत पंचमी का त्योहार मनाते हैं, उससे पहले लोग, बच्चे नहीं करते, छोटे छोटे आपके जो है बास्केट्स में लेके वो फ्लावर्स आपका लोगों की दहलीज पे डालते हैं। तो इसको लेके भी स्टोरी है एक, कि कोई लड़की थी जिसका नाम था फ्योली, परमार डायनेस्टी का कोई किंग था, जिसने उस गरीब घर की लड़की को देखा, उसको पसंद आ गई, उसने उससे मैरिज कर ली, है ना। तो उसके पापा को तो बड़ा अच्छा लगा कि लड़की की मैरिज हो गई, लेकिन एक ऐसी लड़की जो नेचर के बीच में थी, वो आपका कहाँ चली गई, वो कंक्रीट के बीच में चली गई, यानी एक महल में चली गई, सब कुछ था लेकिन पीस नहीं था, नेचर नहीं था, जिसकी वजह से बीमार रहने लगी। जिसकी वजह से फिर कहते हैं कि जब एक पेड़ लगाया गया जहाँ पे उस लड़की को दफनाया गया गांव में जाके, जब उसकी डेथ हो गई गांव में, तो वहां पे जब जहाँ पे दफनाया गया वहां से एक पेड़ निकला, उसको हम फ्योली का फूल कहते हैं। तो बड़ा ही पवित्र फूल माना जाता है। तो कई लोग इससे भी जोड़ते हैं इसके बारे में। तो बस फ्यूला नारायण के मंदिर के बारे में एक ही चीज ध्यान रखना है कि फ्यूला नारायण का मंदिर वो मंदिर है जो उर्गम वैली में है। उर्गम वैली में इस मंदिर में नारायण का मतलब होता है विष्णु, भगवान विष्णु का मंदिर है, और भगवान विष्णु का मंदिर है, केवल आपका श्रावण मास की संक्रांति के दिन आपका खुल रहा है, बस बात खत्म। यहां से आओ नेक्स्ट पे, बंसी नारायण मंदिर। बंसी नारायण मंदिर आपका ये पूरा दिख नहीं रहा है, ये एक्चुअली ओवरलैप कर गया इसको। तो ये बंसी नारायण मंदिर है, और बंसी नारायण मंदिर की अगर मैं बात करता हूँ तो भगवान कृष्ण का मंदिर है। भगवान कृष्ण का जो ये मंदिर है, कृष्ण का ये जो मंदिर है, ये भी साल में एक बार खुल रहा है, साल में केवल एक बार खुल रहा है, रक्षाबंधन के दिन। तो कहते हैं कि जो कुंवारी कन्याएं होती हैं चमोली में इस क्षेत्र की, ये सबसे पहले भगवान कृष्ण को राखी बांधती हैं, बंसी नारायण को राखी बांधती है, तब जाके अपने भाइयों को राखी बांधती है। और एक यूनिकनेस इस मंदिर की क्या है, यहाँ का जो पुजारी है वो राजपूत पुजारी है, मतलब ब्राह्मण जो है ना, यहाँ पे ब्राह्मण आपका जो है, यहाँ पे ब्राह्मण ना होके क्या है, एक राजपूत है, जो आपका राजपूत कम्युनिटी के लोग आपका पूजा कर रहे हैं। तो परंपराओं के अनुसार राजपूत आपका जो है पुजारी, यानी रावत लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं। आपका इसका नाम सुना है आप, कुंजापुरी का, टिहरी में, नरेंद्र नगर के ऊपर, यहाँ के जो पुजारी हैं वो भी तो आपका भंडारी हैं, वो भी आपका बेसिकली क्या, राजपूत है। और उनको दीक्षित करने का जो काम करते हैं वो कौन करते हैं, बहुगुणा ब्राह्मण करते हैं, पुजार गांव के, है ना। उत्तराखंड में ऐसे कई सारे मंदिर हैं जहाँ पे आपका पुजारी क्या है, राजपूत है, पूजा करने का काम करते हैं। तो यहाँ पे इन दो मंदिरों की खासियत क्या है, इन दो मंदिरों में आपको ध्यान रखना है कि फ्यूला नारायण का मंदिर भी आपका क्या है, श्रावण मास की आपका संक्रांति के दिन खुल रहा है। नेक्स्ट अगर मैं किसकी बात करता हूँ, बंसी नारायण की मंदिर की बात करता हूँ। गांव मत याद करना, गांव अननेसेसरी है करना, बासा गांव कोई नहीं पूछेगा तुमसे। चमोली डिस्ट्रिक्ट में है, और यहाँ पे हमारे पास एक दिन के लिए रक्षाबंधन के दिन खुलता है, और कुंवारी कन्याओं के द्वारा, यानी लड़कियों के द्वारा इसमें भगवान का अभिषेक किया जाता है, उनको आपका पूजा अर्चना करने के बाद राखी बांधी जाती है, और फिर आपका ये मंदिर आपका बंद हो जाता है साल भर के लिए, साल में केवल एक बार खुल रहा है। लाटू देवता के बारे में आपने ऑलरेडी कहानी सुनी है ना। लाटू देवता के बारे में कहते हैं कि लाटू हमारे पास जो देवता है, ये ब्रदर हैं किसके, हमारे पास नंदा के। और नंदा का जो ये भाई है, आपको पता है कि नंदा देवी की जो यात्रा होती है, उस यात्रा में अपनी बहन को ये विदा करता है ना। यहाँ पे उत्तराखंड में देखा होगा तुमने, हर जगह देखा होगा हमारे कल्चर में कि जब बहन की विदाई होती है तो उसके साथ उसका भाई उसको छोड़ने जाता है। तो यहाँ पे भी अगर लाटू देवता की मैं बात करता हूँ, तो गांव, मंदिर तो बाण गांव में, लेकिन लाटू वॉज फ्रॉम कोटी विलेज, कोटी गांव से वो नंदा के साथ चलता है।
ठीक है। और नंदा के साथ जब वो चल रहा है छोड़ते छोड़ते, मतलब उसको कहाँ लेके जा रहा है, वो कैलाश लेके जा रहा है। तो कहते हैं कि एक बार कभी जब वो नंदा अपनी बहन को लेके जा रहा था, तो इस गांव में, बाण गांव में, रात को अंधेरा जब ज्यादा हो गया तो इन लोगों ने स्टे किया यहाँ पे। जब रुके तो रुकने के बाद आपका एक छोटी सी हट थी यहाँ पे किसी बुढ़िया की, जिसने आपका बेसिकली इन लोगों को सहारा दिया। ठीक है, तो उस बुढ़िया के पास कमरा एक था, तो डेफिनेटली वहां पे नंदा रुकी और इसको बाहर आपका जो है का जो एरिया था, चबूतरा जो होता है, वहां पे जगह दे दी गई। कहते हैं कि उस देवी ने उसको ये कहा कि भाई अगर प्यास लगे तो अंदर जाके किचन, जो छोटा सा किचन था, उससे वहां से पानी पी लेना, लेकिन 2 मटके रखें, एक में शराब है। शायद सर शराब के शौकीन थे, या गलती से इन्होंने शराब पी ली, जिसके बाद उन्होंने बहुत उत्पात मचाया यहाँ पे, इतना उत्पात मचाया कि उसके बाद नंदा नाराज हो गई और नंदा ने आपका फ्यूचर के लिए ये कह दिया कि अब इस यात्रा को वो अकेली कंप्लीट करेगी। ठीक है, लेकिन लोग तेरे दर्शन कहाँ पे करेंगे, इसी लाटू गांव में करेंगे। तो लाटू गांव में, सॉरी बाण गांव में हमारे पास लाटू देवता का मंदिर हो गया। ठीक है, और इस मंदिर की अगर मैं बात करता हूँ बच्चों, तो ये जो लाटू देवता है, इस मंदिर के कपाट भी बैसाख के महीने में खुल रहे हैं, केवल बैसाख की पूर्णिमा के दिन। ठीक है, इस मंदिर की अगर मैं विशेषता की बात करूं, बहुत छोटा जीर्ण शीर्ण कंडीशन, अब तो बेटर हो गया मंदिर, फिर भी इस मंदिर में भी कंडीशन ये बताई जाती है कि लाटू साक्षात आपका जो है नाग है, और इसके आपका पास क्या है, मणि है, हमारी ये मान्यताएं कहती हैं। तो जो पुजारी होता है ना, वो पुजारी अपने आपका आंखों पे और मुंह पे पट्टी बांध के पूजा करता है यहाँ पे। क्यों? क्योंकि जो हमारे एनिमल्स होते हैं, स्नेक्स वगैरह होते हैं, वो क्या करते हैं, स्मेल सूंघ लेते हैं। तो कहते हैं कि अगर आंखों पे रोशनी नहीं होगी तो हो सकता है वो मणि जो है उसकी वजह से आंखों की रोशनी चली जाए। ठीक है, तो बहुत सारी कहानियां हैं यहाँ पे, उन्हीं कहानियों में से लाटू देवता की एक कहानी ये भी निकल के आती है हमारे पास। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या पूछता है, लाटू देवता का टेम्पल कहाँ पे है, कहाँ पे है, चमोली डिस्ट्रिक्ट में। बहुत ज्यादा पूछते हैं तो गांव का नाम पूछेगा तो बाण गांव। और ये वैसे भी तुम्हें पता होगा कि नंदा देवी राजजात का आपका एक स्टे भी है। नंदा देवी राजजात में हमारे पास 20 पड़ाव पड़ते हैं, उन्हीं 20 पड़ाव में से एक पड़ाव भी है लाटू का आपका ये बाण गांव। नंदा ही रुकी थी यहाँ पे। तो ये मैं ऑलरेडी आपसे डिस्कस कर चुका हूँ। ठीक है, ये हमारे पास है स्केलेटन लेक, जिसको हम बेसिकली आपका कंकाली ताल कहते हैं, जिसको हम मायावी ताल कहते हैं, जिसको हम रहस्यमयी ताल भी कहते हैं। तो कंकाली ताल, मायावी ताल, रहस्यमयी ताल, ठीक है, स्केलेटन लेक। ठीक है, ये जो लेक है, इस लेक की अगर हम बात करें तो 1942 में अ पर्सन जिसका नाम था H.K. माधवल, ही डिस्कवर्ड द स्केलेटन्स फ्रॉम दिस लेक। मतलब वो आपका क्या कर रहे हैं, ट्रैकिंग पे जा रहे हैं, 1942 में उन्होंने देखा इस प्लेस पे कि कई सारे नरकंकाल पड़े, है ना। तो उन नरकंकालों की स्टडी, आपका स्टडी तो नहीं लेकिन आपका क्या हो गई, खोज हो गई। तो पहला क्वेश्चन तो ये आया था कि हु वाज द पर्सन जिसने इसको डिस्कवर किया, H.K. माधवल ने 1942 में डिस्कवर किया। इस डिस्कवरी के बाद अगर मैं और आगे आता हूं, तो अब इस रूप कुंड की जो कहानी है, जो आपका माइथोलॉजी, वो माइथोलॉजी क्या कहती है, माइथोलॉजी कहती है कि नंदा देवी की जो यात्रा हो रही थी, उस नंदा देवी की यात्रा में क्या चल रहा था, क्या हुआ था, एक किंग था, कहाँ का, कन्नौज का, जिसका नाम था यश धवल। और उस यश धवल ने यहाँ पे यात्रा में क्या किया, पार्टिसिपेट किया। और यात्रा में पार्टिसिपेट करने के साथ उसकी वाइफ भी थी उसके साथ, जिसका नाम क्या था, वल्पा या वाल्पा। तो ये वल्पा के साथ आपका क्या कर रहा है, जब आपका इस यात्रा में प्रतिभाग कर रहा है या जा रहा है, तो कहते हैं कि इसके साथ जब राजा जाता है, रानी जाती है, तो उसका पूरा ग्रुप जाता है। उसमें म्यूजिशियंस भी होते हैं, है ना। उसमें आपका बेसिकली उन्होंने अपने इंटरटेनमेंट के लिए बहुत सारी चीजें रखी थी। जब हम मंदिरों में जाते हैं तो मंदिरों में अक्सर जाने से पहले हम नहा धो के जाते हैं, है ना। कोई ऐसा काम नहीं करते हैं जिसकी वजह से देवी नाराज हो या हमारा डीटी नाराज हो। लेकिन इन्होंने गलती से कुछ ऐसे काम कर दिए। कुछ लोगों के अकॉर्डिंग जो वल्पा थी वो प्रेग्नेंट थी, जबकि यहाँ पे प्रेग्नेंट गर्ल्स का, फीमेल्स का जाना अलाउड नहीं था, पहली बात। दूसरी कंडीशन आपका क्या हो गई, यहाँ पे जो राजा का ग्रुप था, इस राजा के ग्रुप ने जगह जगह जाके क्या किया, वहां पे लिकर पिया, शराब पी। ठीक है, और उसके बाद बेसिकली उन्होंने क्या किया, जो डांसर्स थी वहां पे, पातर जिनको हम कहते हैं, उनसे डांस करवाया। तो अब इसका मतलब क्या है कि जो यात्रा के रूल रेगुलेशन थे वो भंग हो गए, वो फॉलो नहीं हुए। तो देवी नाराज हो गई, और देवी जब नाराज हो गई तो उसके बाद हम कहते हैं कि जैसे हम कहाँ गए, पातर नौचनिया गए। तो पातर नौचनिया मतलब जहां पे पातरों को नचाया गया। उसके बाद जो नेक्स्ट प्लेस है उसका नाम था शिला समुद्र। कितनी गौर से सुन रही हो कहानी है, जैसे मुझे जाना है। ठीक है, तो शिला समुद्र, ठीक है, मतलब ऐसे सोच रही है कि बस अब मैं ही पत्थर की बनने वाली हूँ, है ना। तो क्या हुआ, वहां से शिला समुद्र आया नेक्स्ट प्लेस। और शिला समुद्र वो प्लेस है जिसमें कहा जाता है कि वो पातर्स जो थी, यानी वो जो डांसर्स थी, उन सबको आपका स्टोन्स में कन्वर्ट कर दिया गया। ठीक है, किताबें कहते हैं कि कभी त्रेता युग आएगा, भगवान रामचंद्र इनको जब टच करेंगे, इन शिलाओं को, तब जाके वो बेचारी अब उस श्राप से मुक्ति पा पाएंगी। कुछ लोगों के अनुसार ये लोग, बाकी के जो बचे हुए लोग थे, वो इसी कुंड का शिकार बन गए, है ना। ये तो थी माइथोलॉजी, ये तो थी कहानी।
लेकिन जब हिस्ट्री हम खंगालते हैं तो 1960s में जब स्टडी हुई यहाँ की, तो इस स्टडी के बाद पता चला कि 800 से लेके 1500 1600 के आपका स्केलेटन्स हैं जो 5 फीट से लेके 7 फीट तक के हैं। ठीक है, इसमें फीमेल्स की आपका बोन्स मिली हैं, फीमेल्स के बैंगल्स मिले हैं, उनके नेल्स मिले हैं, उनके हेयर्स मिले हैं। ठीक है, कई तरह के आपके जो हमें यहाँ पे क्या मिले, नरकंकाल मिले, मतलब मेल फीमेल सब मिले। तो ये अलग अलग जगहों से आए हुए ब्राह्मण्स थे जिन्होंने बेसिकली क्या किया, यहाँ पे तप किया होगा। इनमें से मैक्सिमम जो हमारे पास स्केलेटन्स मिले वो कहाँ के, कोंकण के जो चितपावन ब्राह्मण्स थे उनके मिले। तो इसका मतलब क्या है, उत्तराखंड को हम देवभूमि कहते हैं, तो इस देवभूमि में डेफिनेटली कई लोग आए हैं, है ना। किसके लिए आए, पीस के लिए आए, वर्शिप के लिए आए। तो ये आप देख सकते हो, इसका अगर व्यू देख रहे हो तो चारों तरफ से माउंटेन से सराउंडेड है। तो अगर यहाँ पे कोई तप कर रहा है, वर्शिप कर रहा है, तो डेफिनेटली वो किसी आपदा का शिकार हुए होंगे। ठीक है, और उसी क्लाइमेटिक आपका जो है जो डिजास्टर था, उस डिजास्टर की वजह से वो दब के वहां पे मर गए होंगे। ठीक है, ये हमारे पास हो गया रूपकुंड। इसके बाद आपका अगर मैं देखता हूं तो हमारे पास है लॉर्ड कर्जन ट्रैक, नाम सुना होगा। कौन था लॉर्ड कर्जन? वायसराय, कुमाऊं कमिश्नर था। ठीक है, लॉर्ड कर्जन आपका सेकंड कुमाऊं कमिश्नर था। नहीं, सही कह रहे हो। ठीक है, हाँ लॉर्ड कर्जन, सॉरी है। लॉर्ड कर्जन की अगर मैं बात करता हूं तो कर्जन हमारे पास वो पर्सन था जिसने बंगाल का डिवीजन किया, है ना। लॉर्ड कर्जन वो था जिसने बंगाल का डिवीजन किया। और लॉर्ड कर्जन जो बंगाल का डिवीजन करने वाला पर्सन है, ये लॉर्ड कर्जन वही कर्जन है जिसको ट्रैकिंग का शौक भी था। तो कहते हैं कि वो उत्तराखंड आया था, ये 1901 के आसपास की बात है। और उत्तराखंड आने के बाद 1901 1902 का टाइम पीरियड है, उत्तराखंड जब आया तो उत्तराखंड में आपका उसने अल्मोड़ा के एरिया से ग्वालदम होते हुए आपका जो है कहां तक, चमोली तक ट्रैक किया था। ठीक है, तो जो वो ट्रैक किया उस ट्रैक का नाम फिर लॉर्ड कर्जन ट्रैक हो गया। ऋषि कर्जन ट्रैक का नाम बदल दिया है, नंदा सुनंदा ट्रैक नाम हो गया ना इसका करंट में। ठीक है, तो अब बीजेपी की गवर्नमेंट या फिर हमारी जो गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट ने इसका नाम बदल दिया है। आज की डेट में किसके नाम से फेमस हो गया, आपका नंदा सुनंदा आपका ट्रैक के नाम से फेमस हो गया है। करंटली इसका नाम बदल दिया गया है। आगे आओ। ठीक है, ये वो रूट हुआ करता था। ये मंदिर आपने नाम सुना भी होगा, इसका मंदिर का नाम है गोपेश्वर का गोपीनाथ मंदिर। ठीक है, और गोपेश्वर के गोपीनाथ मंदिर की अगर मैं बात करता हूँ तो गोपेश्वर के बारे में तो तुम्हें वैसे भी पता है कि गोपेश्वर आपका हेडक्वार्टर है किसका, चमोली डिस्ट्रिक्ट का। और चमोली डिस्ट्रिक्ट का जो ये हेडक्वार्टर है, ठीक है, जिसको मैं क्या कह रहा हूँ, गोपेश्वर कह रहा हूँ, इसी गोपेश्वर में हमारे पास एक मंदिर है जिसका नाम क्या है, यहाँ पे गोपीनाथ मंदिर, महारुद्रेश्वर मंदिर के नाम से भी फेमस है। और इस मंदिर के बारे में कहते हैं कि द मंदिर वाज कंस्ट्रक्टेड बाय द टेम्पल वाज कंस्ट्रक्टेड बाय अ फेमस किंग जिसका नाम था गणपति नाग। कई जगह किताबों में लिखा होगा गणपति नाथ। तो गणपति नाग बेसिकली कौन था, नाग डायनेस्टी का एक रूलर था। और नाग डायनेस्टी का जो रूलर है, इस रूलर का तुम्हें पता है कि एक आपका त्रिशूल लेख भी मिला है हमें इसी मंदिर से। ठीक है, जिसमें आपके 4 नाग डायनेस्टी के रूलर्स के नाम है। कोई बताएगा मेरे को सीरियली उन नाग डायनेस्टी के रूलर्स के नाम, सीरियली कोई भी नहीं। स्कंदनाग, विभुनाग, अंशुनाग, गणपति नाग। पीसीएस में आ रखा है क्वेश्चन। ठीक है, अरेंज द फॉलोइंग आपका जो है, ठीक है, किंग्स इन देयर ऑर्डर। ठीक है, तो स्कंदनाग, विभुनाग, अंशुनाग और गणपति नाग। गणपति नाग वाज द लास्ट रूलर जिसने अपने टेन्योर के सेकंड ईयर में आपका इसको डेवलप करने का काम किया। इसी गणपति नाग का एक हमें ट्रिडेंट आर्टिकल कहां से मिला, कश्मीर से भी मिला है। इसीलिए हम कहते हैं कि नाग डायनेस्टी का सबसे पावरफुल रूलर था। तो ये जो आपका हमारे पास गोपेश्वर है, इस गोपेश्वर में हमारे पास कौन सा मंदिर है, गोपीनाथ मंदिर है। तो सबसे पहला तो आपका हमने गोपेश्वर की बात करनी है कि गोपेश्वर आपका चमोली डिस्ट्रिक्ट का हेडक्वार्टर है। गोपेश्वर आपका वो प्लेस है जहां पर, इसी गोपेश्वर से ऊपर एक गांव है सगर, सगर से फिर एक ट्रैक लगता है रुद्रनाथ के लिए। तो सगर में आपका जो किंग था उसका नाम ही सगर था, इसीलिए उसका नाम सगर पड़ गया। तो कहते हैं कि ये जो प्लेस था इसका नाम बेसिकली क्या था, गोस्थला था। पहले क्या नाम था, गोस्थला, गाय का स्थल। क्यों कह रहे हैं इसको गोस्थला, क्यों, क्योंकि पहले कोई शेफर्ड था जो बेसिकली अपने जानवरों को लेके यहाँ पे चराई करवाता था उनसे। ठीक है, तो एक गाय अपना पूरा दूध एक पत्थर पे छोड़ देती थी रोज, उसको लग रहा था कि दूध चोरी हो रहा है। तो उस ग्वाले ने बेसिकली उस गाय का पीछा करना स्टार्ट कर दिया। उसने देखा कि गाय क्या कर रही है, अपना दूध खुद ही गिरा रही है। उसने राजा सगर से बोला कि भाई ऐसा सोचा। राजा सगर पहले हंसा, लेकिन बाद में आपका देखा तो यहाँ पे आपका एक स्टोन पे वो दूध वास्तव में गिरा दी थी। फिर इस प्लेस को इन्होंने खोदा जब, तो यहाँ से एक शिवलिंग निकला। ठीक है, तब उसका नाम फिर आपका जो है हमने बदल दिया। तो गोस्थला प्राचीन नाम है इसका। तो यहाँ पे हमारे पास एक तो आपका ये आ गया प्लेस, ठीक है, हेडक्वार्टर मैंने बता दिया। बाकी ये जो गोपेश्वर का गोपीनाथ मंदिर है, इसी गोपेश्वर के गोपीनाथ मंदिर में हमारे पास जो है विंटर सीट है किसकी, आपका रुद्रनाथ की।
चतुर्थ केदार, चौथा केदार है रुद्रनाथ। तो रुद्रनाथ की विंटर सीट हमारे पास कहाँ पे है? इसी आपका गोपेश्वर के गोपीनाथ मंदिर में, ये भी ध्यान रखोगे। ठीक है, ये जो हमें ट्रिडेंट आर्टिकल मिला है, त्रिशूल आर्टिकल मिला है, इसके साथ एक और आर्टिकल मिला है हमें, जिसमें आपका डिस्क्रिप्शन मिलता है कि 1191 में 1191 में उत्तराखंड के केदार मंडल को और कमा देश को यानी कुमाऊं को किसी किंग ने इन्वेड किया था, जिसका नाम था अशोक चल्लमल। तो अशोका चल्ला मल्ला ऑफ नेपाल इन्वेडेड उत्तराखंड इन द ईयर 1191। ठीक है, और 1191 में जब उसने उत्तराखंड को इन्वेड किया यानी केदार मंडल को, गढ़वाल को इन्वेड किया, कुमाऊं को यानी कमा देश को इन्वेड किया, तो उसने गढ़वाल और पर चंदों के किसी किंग को डिफीट दी होगी। बता सकते हो कौन कौन से किंग थे जिनको डिफीट देने का काम किया है? नानकी चंद तो कुमाऊं का था, चंद डायनेस्टी का। गढ़वाल का कौन था? अनंतपाल फर्स्ट। ठीक है, गढ़वाल का कौन था? अनंतपाल फर्स्ट, जिसको उसने डिफीट देने का काम किया। ठीक है, शिवालिक का किंग कहते हैं उसको, किसको? उसी अशोक चल्लमल को। ठीक है, तो अशोक चल्लमल ने भी आपका इस प्लेस पे क्या किया था? वर्क किया था, ध्यान रखना है। अनुसुईया देवी का जो मंदिर है, इसके बारे में भी आपको ऑलरेडी मैं बता चुका हूं, है ना। अनुसुईया देवी का जो मंदिर है बच्चों, ये हमारे पास गोपेश्वर से लगभग 17-18 किलोमीटर की डिस्टेंस पे एक वैली पड़ती है, जिसका नाम है मंडल वैली। ठीक है, कई लोग इसको मंडल चट्टी भी कहते हैं। तो इस मंडल से लगभग 7 किलोमीटर का एक ट्रैक है, 7 किलोमीटर का ट्रैक है, और इस 7 किलोमीटर के ट्रैक के बाद हमारे पास एक गांव पड़ता है अनुसुईया, और उसी अनुसुईया गांव में हमारे पास है मंदिर अनुसुईया देवी। अनुसुईया देवी के लिए एक वर्ड यूज होता है पुत्रदात्री, मतलब ये एक ऐसी लेडी है, ऐसी डिटी है जिसकी वर्शिप करने से लोगों को लड़के, मतलब पुत्रदात्री का मतलब है जिसका बेटा हो। ठीक है, तो यहाँ पे अब क्या होता है, दिसंबर के मंथ का जो फर्स्ट वीक होता है, दत्तात्रेय का बर्थडे होता है। दत्तात्रेय कौन था? अनुसुईया का बेटा था। तो उसके बेटे दत्तात्रेय के बर्थडे पे यहाँ पे चाइल्डलेस कपल्स क्या करते हैं? फर्टिलिटी का दिया जलाते हैं। ठीक है, यानी संतान प्राप्ति के लिए मनोकामना करते हैं। अब इसके पीछे अगर मैं देखूं, इस डिटी के पीछे, अनुसुईया देवी के पीछे, तो इसके बारे में कहते हैं कि ये एक ऐसी देवी थी जिसके तप बल और इसका सतीत्व जो था, यानी इसका जो बेसिकली आपका समर्पण था अपने हस्बैंड के लिए, ठीक है, जो फेथ थी अपने हस्बैंड पे, उसकी वजह से इसकी फेम पूरी आपका जो है पृथ्वी पे थी, पूरे आपके एरिया में थी। ऊपर बैठी थी ब्रह्मा विष्णु महेश की पत्नियां, ठीक है, जिनको लग रहा था कि इस लेडी को इतनी फेम मिल रही है, क्या ये डिजर्व करती है, नहीं करती है। तो उन्होंने किसको भेजा फिर? ब्रह्मा विष्णु महेश को। और ब्रह्मा विष्णु महेश को जब भेजा तो ब्रह्मा विष्णु महेश ने अपना गेटअप चेंज किया और साधु के भेष में आए। साधु के भेष में जब आए तो यहाँ से भिक्षा मांगी। भिक्षा मांगी तो भिक्षा में आपका उन्होंने कुछ ऐसी चीजें मांगी जो इस देवी के लिए इसके सतीत्व और पतित्व पे क्वेश्चन मार्क कर सकती थी। ठीक है, इसका जो बेसिकली अपने हस्बैंड के लिए अफेक्शन था उस पर क्वेश्चन मार्क कर सकती थी, लेकिन उसने अपने पति को याद किया, और उस पति को याद करते हुए उसको दिख गए कि ये तो कौन है, ये तो आपके बहरूपे हैं, ये तो ब्रह्मा विष्णु महेश है। तो उसने कहा तथास्तु, तुम्हारी मांग पूरी होगी, पूर्ति होगी, और ये आपके इन्फेंट्स में कन्वर्ट हो गए, छोटे छोटे बच्चों में कन्वर्ट हो गए। ठीक है, और वहीं आपका जो है उसके पीछे घूमने लग गए, अनुसुईया के पीछे। तो एक तरह से अनुसुईया के बच्चे बन गए। ऊपर देवियों को फिर आफत हो गई कि भाई हमारे पति लौटे नहीं। ठीक है, फिर आई वापस, फिर आपके उन्होंने देवी को आपका बेसिकली क्या किया, उससे आपका जो है माफी मांगी। ठीक है, और उस माफी के बाद भगवान विष्णु, ब्रह्मा और महेश तीनों को आपका जो है वो अपने गेटअप में आ पाए देवी की वजह से, और ब्रह्मा विष्णु और महेश की आपका जो ब्लेसिंग्स थी, उसी ब्लेसिंग से आपका अत्रि को और अनुसुईया को एक बेटा हुआ था जिसका नाम था दत्तात्रेय। तो हर माँ बाप चाहते हैं कि उनका दत्तात्रेय जैसा आपका इंटेलिजेंट बेटा हो, है ना। तो अब चाइल्डलेस कपल्स क्या करते हैं, वहां पे आके जाके वहां पे जाके क्या करते हैं, पूजा करते हैं इस देवी की। ठीक है, इस अनुसुईया की। तो दत्तात्रेय का नाम तो वैसे भी तुम्हें ध्यान रखना है, क्योंकि दत्तात्रेय का देहरादून से भी आपका जो है कनेक्शन है। 4 सिद्ध है ना हमारे पास, कौन से? कालू, माणक सिद्ध, मांडू सिद्ध और लक्ष्मण सिद्ध। ये सिद्ध जो है उसी दत्तात्रेय के फॉलोअर्स हैं। ठीक है, तो जो वहां नहीं जा पा रहे हैं वो लक्ष्मण सिद्ध में जाके पूजा करते हैं। राइट, समझ रही हो? ठीक है, तो ये हमारे पास जो अनुसुईया है, इसी अनुसुईया से 1.5 किलोमीटर ऊपर जाओगे, और तो 1.5 किलोमीटर ऊपर जाके हमारे पास बेसिकली क्या है, एक आपका जो आश्रम है जिसको हम कहते हैं अत्रि मुनि आश्रम, अनुसुईया के पति का आश्रम, जहां पे वो पूजा करते थे। तो कहते हैं कि जब इस मंदिर के दर्शन हम करने जाते हैं तो यहाँ से अनुसुईया से वहां के दर्शन करने भी जरूरी है, नहीं तो यात्रा पूरी नहीं मानी जाती है। तो 1.5 किलोमीटर ऊपर जाके फिर हमारे पास क्या है, एक आपका जो वहां पे क्या वाटरफॉल है। उस वाटरफॉल से फिर एक कुंड बनता है जिसको हम अमृत कुंड कहते हैं। अमृत वाटरफॉल है, अमृत कुंड है।
ठीक है, उसमें आपके लोग जाते हैं, वहां पे आपका दर्शन करते हैं, दर्शन करके लौट आते हैं। तो ये हमारे पास देवी कौन सी थी? अनुसुईया थी, राइट। इससे आगे अगर आओगे अनुसुईया से आगे, तो नेक्स्ट आते हैं बैरास कुंड। बैरास कुंड की अगर हम बात करते हैं तो देखो आज की डेट में ये जो आपका एरिया है बैरास कुंड का मतलब है एक छोटा सा आपका देख सकते हो हमारे पास कुंड है यहाँ पे बना हुआ, ठीक है। आपने चमोली डिस्ट्रिक्ट में एक प्लेस का नाम सुना होगा जिसका नाम है दसौली या दसोली, नाम सुना है? दसौली या दसोली, ये जो आपका दसोली है ना, ये दसोली नहीं था, ये क्या था? दशमौली था। तो दशमौली किसके थे? रावण के। तो ये जो प्लेस है एक्चुअली ये रावण की तपस्थली है। रावण का आपका बेसिकली क्या है? ये आपका जो वर्क प्लेस है। कहते हैं कि रावण ने इसी प्लेस पे भगवान शिव की वर्शिप की थी 10,000 ईयर्स तक, है ना। आजकल तो आपका 50 क्रॉस करना मुश्किल हो रहा है, 10,000 साल तक वो वर्शिप कर रहा है लॉर्ड शिवा की। और हर 1,000 साल में उसने शिव को एक अपना हेड दिया, डोनेट किया अपनी वर्शिप में। तो जब अपना लास्ट हेड दे रहा था तो शिव प्रकट हो गए, शिव ने उसकी ब्लेसिंग्स पूरी कर दी जो भी मांगी थी। तो उसी के नाम पे ये कुंड है बैरास कुंड, ठीक है। तो दसौली कहते हैं ना आज, वो दसौली नहीं था, दशमौली था। तो दसौली के एरिया में ही आपका ये बैरास कुंड है जो रावण की तपस्थली के नाम से फेमस है, रावण का वर्क प्लेस के नाम से फेमस है, ठीक है। नेक्स्ट आओ, वासुकी नाग मंदिर। वासुकी नाग की मंदिर की अगर हम बात करते हैं तो आपको मैंने कल कस्तूरी मृग आपका जो बिहार है ना हमारा खाचुला खर्क वाला, है ना, उसी एरिया में है, ठीक है। कांचुला खर्क के पास आपका हमारे पास ये मंदिर है जिसका नाम है वासुकी नाग। और इस मंदिर पे जो क्वेश्चन बन सकता है वो बन सकता है कि उत्तराखंड का वो कौन सा मंदिर है जो मार्सी लैंड में डेवलप्ड है। मार्सी लैंड का मतलब है दलदली भूमि, ठीक है। तो वासुकी नाग मंदिर हमारे पास वो मंदिर है जो हमारे पास गोपेश्वर चोपता रूट पर, ठीक है, जो हमारे पास क्या है खाचुला खर्द आपका एरिया है उस एरिया में डेवलप्ड है। और उत्तराखंड का ये एकमात्र मंदिर है, सिंगल टेंपल है जो किस पे है? दलदली लैंड पे, मार्शी लैंड पे। बरसात के टाइम पे इस मार्शी लैंड से बहुत सारे स्नेक्स निकलते हैं बाहर, बहुत सारे सांप निकलते हैं बाहर, आज भी निकलते हैं, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना है। ग्वालदम, आपको पता है कि ग्वालदम एक ऐसा प्लेस जो सबसे पहली बात आपका एक ऐसा एरिया है जो कुमाऊं और गढ़वाल के बॉर्डर को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। कुमाऊं और यहाँ पे अगर देख सकते हो अगर मेंशन्ड है इसमें, तो लिखा है नहीं लिखा है इसमें, ठीक है। गैरसैंण से इस तरफ जब आओगे ना, ये है ना, यहाँ से कर्णप्रयाग इस तरफ से आते इस तरफ कहीं है, ठीक है। तो ये जो हमारे पास ग्वालदम है, ये ग्वालदम आपका गढ़वाल और कुमाऊं के बॉर्डर को आपका रिप्रेजेंट करने का काम कर रहा है। और ये जो प्लेस है बच्चों जनरली परमार डायनेस्टी गढ़वाल की थी और कुमाऊं में चंद डायनेस्टी थी। तो इनके बीच में जो क्लैशेस हुए ना, इन क्लैशेस में कई बार यहाँ पे बैटल्स हुए हैं। आज इस ग्वालदम को अगर देखें तो उत्तराखंड का एक हिल स्टेशन है और इस ग्वालदम हिल स्टेशन में अंगोरा शीप रिप्रोडक्शन सेंटर भी डेवलप हुआ है। अंगोरा भेड़ प्रजनन केंद्र भी डेवलप हुआ होगा, पता होगा आपको, ठीक है। और अंगोरा आपका वूल आपको पता है वूलन क्लोथ्स के लिए आपका फेमस है। ये हमारे पास पार्ट आया, ये गैरसैंण का नाम भी सुना होगा, है ना। गैरसैंण को अगर हम गैरसैंण के नाम से बुला रहे हैं आज तो ठीक है, लेकिन एक पर्सन का नाम सुना होगा आपने, यूकेडी के मेंबर थे जिनका नाम था काशी सिंह एरी। काशी सिंह एरी ने इस प्लेस को नाम दिया था चंद्रनगर, ठीक है। गैरसैंण की अगर मैं बात करता हूं तो ये भी बेसिकली गढ़वाल और कुमाऊं का बेसिकली क्या बॉर्डर है। आपको पता होगा कि गैरसैंण को क्रॉस करने के बाद फिर अल्मोड़ा का एरिया स्टार्ट होता है कुछ आगे जाके, ठीक है। तो ये भी आपका ऐसा एरिया है जो गढ़वाल और कुमाऊं का बेसिकली क्या है? सेंटर है। और गढ़वाल और कुमाऊं का सेंटर है, तभी तो हमने जब सेपरेट स्टेट मूवमेंट चालू किया था, स्टार्ट किया था, तो उसके पीछे हमने अपनी कैपिटल किसको अनाउंस किया था? गैरसैंण को अनाउंस किया था, ठीक है। वो तो आपका नहीं बन पाई वो अलग बात है, लेकिन फिर भी आपका पॉलिटिकल लीडर्स ने क्या कर दिया, यहाँ पे आपका जो है जो विवाद था उस विवाद को खत्म करने के लिए इस गैरसैंण को हमारी क्या करा दिया? समर कैपिटल अनाउंस करा दिया। विंटर कैपिटल आपका देहरादून बन गई। तो ये जो गैरसैंण है, इस गैरसैंण को बेसिकली हमने आपका 1992 से स्टार्ट करना है, ठीक है। गैरसैंण में 1992 में यूकेडी का उत्तराखंड क्रांति दल का 14th आपका सेशन हुआ था, 14वां सेशन हुआ था। मीटिंग्स होती है ना हर साल पार्टी की, तो 14 जो सेशन हुआ था उस 14 सेशन में गैरसैंण को काशी सिंह एरी की लीडरशिप में उत्तराखंड की स्टेट अनाउंस किया, उत्तराखंड स्टेट की कैपिटल अनाउंस किया गया था। इसीलिए आपका गैरसैंण फेमस हो जाता है और वहीं से इसको नाम दिया गया था फिर क्या? चंद्रनगर का, ध्यान रखना है। तो गैरसैंण से 9 किलोमीटर ऊपर फिर क्या है हमारे पास? भराड़ीसैंण, जहां पे उत्तराखंड का क्या बना दिया गया है? आपका विधानसभा भवन बना दिया गया है। लेजिस्लेटिव असेंबली का जो आपका क्या है वहां पे स्ट्रक्चर है वो खड़ा कर दिया गया है
चंद्रनगर किसके नाम पे पड़ा है? इसका नाम चंद्रनगर किसके नाम पे पड़ा है? दासी सिंह एरी वॉज द पर्सन जिसने चंद्रनगर नाम दिया। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली, वीर चंद्र सिंह भंडारी के नाम पे इसका नाम चंद्रनगर रखा है। अब यहाँ पे बेसिक ये है, ये हम पढ़ चुके हैं, ये केवल एक समरी है हमारे पास, ठीक है। बुग्याल्स की अगर हम बात करते हैं तो फूलों की घाटी हमने पढ़ लिया, ठीक है। वेतरी बुग्याल, बगजी बुग्याल, ओली बुग्याल, आली बुग्याल, घस्तोली, रताकोना, लक्ष्मीवन, ये कुछ इंपॉर्टेंट बुग्याल्स हैं, है ना। बेदरी बुग्याल के बारे में हम क्या कहते हैं? उत्तराखंड का सबसे बड़ा लार्जेस्ट बुग्याल। वेदरी बुग्याल वो बुग्याल जिसके बारे में हम कहते हैं कि ये नंदा देवी रात जात का, नंदा देवी रूट का भी आपका क्या स्टेशन है, ठीक है। बगजी, ओली, आली, घस्तोली, रताकोना, लक्ष्मीवन, ये ध्यान रखना है। आली के बारे में ध्यान रखना है, मैंने पहले भी बताया होगा शायद। बुग्याल तो मैंने बता दी ना आप लोगों को, नहीं बताया? बुग्याल नहीं बताया अभी? नहीं, ये नहीं बताया अभी। अच्छा, फॉरेस्ट मुझे करवाना होगा। तो ओली बेसिकली हमारे पास जो बुग्याल है वो तो एक ऊपर ऑलरेडी डिस्कस हो गया। आली बुग्याल एक अलग बुग्याल है। आली बुग्याल एक ऐसा बुग्याल है जो हॉर्स की बैक की तरह दिखता है, घोड़े की पीठ की तरह दिखाई देता है। तो क्वेश्चन पूछता है कि निम्नलिखित में कौन सा बुग्याल है जो घोड़े की पीठ की आकृति का दिखता है, हॉर्स बैक की तरह दिखता है? ये है गोरसों बुग्याल, ओली के ऊपर है, ठीक है। नेशनल पार्क हमने डिस्कस कर लिए। नंदा देवी नेशनल पार्क 1982, ठीक है। फूलों की घाटी 1982। एक और अगर मैं देखूं तो हमारे पास है केदारनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अब केदारनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तो आपका रुद्रप्रयाग में भी है, ठीक है, तो रुद्रप्रयाग भी ध्यान रखना है। 1972 नंदा देवी आपका हमारे पास जो क्या है, बायोस्फीयर रिजर्व है, कल मैंने डिस्कस किया था, है ना। और ये जो नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व है 1988 में स्टैब्लिश हुआ था, और इसके पार्ट हैं फिर आपका हमारे पास चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में। तो चमोली का सेक्शन हम डिस्कस करें तो चमोली वाले में ऋषिगंगा रिवर वैली के पार्ट को रिप्रेजेंट करने का काम करेगा। ग्लेशियर्स अगर मैं देखूं तो हमारे पास तिपरा बमक, भागीरथी खरक, सतोपंथ और एक बलाकू, जो मैंने वहां नहीं बताया होगा वो मैंने यहाँ लिखा दिया, बलाकू या बालाकू आपका हमारे पास ग्लेशियर आ गया। झीलें हमने सारी पढ़ ली हैं शायद, है ना। ये झीलों का पूरा आपका सेक्शन है, इस पे कोई डिस्कशन नहीं करूंगा क्योंकि ऑलरेडी मैं पहले डिस्कशन कर चुका हूं। मेले मैं सारे डिस्कस कर चुका हूं, एक समरी है आपके पास पूरी डिस्ट्रिक्ट की है, ठीक है। गौचर मेला आपको पता है 1942 में बर्नेडी ने स्टार्ट किया था, नवंबर में चिल्ड्रंस डे पे सेलिब्रेट होता है, 14 नवंबर से लेकर 21 नवंबर के बीच में होता है। नेक्स्ट आपका अनुसुईया देवी मेला, मैंने कहा ये दिसंबर मंथ में आपका, यानी आपका दिसंबर मंथ की आपका शुक्ल पक्ष की जो आपका 4th डेट होती है या 5th डेट होती है, क्योंकि हिंदू कैलेंडर में डेटें शिफ्ट होती हैं, तो दिसंबर का फर्स्ट वीक पड़ता है, उसी में हमारे पास ये मेला लगता है। किसके बर्थडे के दिन? दत्तात्रेय के बर्थडे के दिन। नौटा कौतिक आदिबद्री के एरिया में लगता है, जिसमें आपका लठमार भी कहते हैं इसको, डंडे मारते हैं एक दूसरे पे, ठीक है। हरियालीपुरा मेला चैत्र मंथ के नवरात्रों में। सीता महायज्ञ मेला 28 साल में लगता है, ठीक है। नेक्स्ट है भवानी दत्त जोशी मेला 6 से 8 जून के बीच में, कहाँ लगता है? थराली में। नेक्स्ट हमारे पास है रम्माण, यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल है। नेक्स्ट हमारे पास नंदा देवी राजा प्रत्येक 12 साल में होती है। ये कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं। अंगोरा आपका हमारे पास शीप प्रोडक्शन रिप्रोडक्शन सेंटर ग्वालदम में, ठीक है। HRDI का नाम सुना होगा, हर्बल रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट, ठीक है, मंडल गोपेश्वर में ही है। नेक्स्ट हमारे पास आता है कस्तूरी मृग प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र 1982 में खांचुला खर्क, ये हमने डिस्कस कर लिया था। लास्ट आपका ये आप बताओगे मुझे, ये क्या है? क्या है? हाँ भाई, क्या है ये? स्लीपिंग लेडी, स्लीपिंग ब्यूटी कहते हैं इसको। जब हम जोशीमठ जाते हैं ना, तो जोशीमठ के नॉर्थ में हमारे पास बेसिकली ये माउंटेन दिखता है ईस्ट में, ठीक है। स्लीपिंग ब्यूटी के नाम से फेमस, देख सकते हो ये आपका माथा दिख रहा है, ये आपका जो है गर्दन और उसके नीचे का पार्ट, तो स्लीपिंग ब्यूटी के नाम से फेमस है, ठीक है। जोशीमठ के ठीक ईस्टर्न डायरेक्शन में हम नॉर्दर्न डायरेक्शन में अगर हम देखते तो ये तो ईस्ट में, अगर मैं नॉर्थ में देखूँ तो नॉर्थ में हमारे पास एक माउंटेन आता है जिसका नाम है एलिफेंट माउंटेन, हाथी पर्वत, ठीक है। तो हाथी पर्वत हमारे पास कहाँ पे है? ये भी जोशीमठ में है। तो ये स्लीपिंग ब्यूटी का आपका एक पिक्चर था जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहीं पे हमारा टॉपिक ये फाइनल भी होता है, ठीक है।